हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम और ईयरली एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मेथड्स बताइए, किन मेथड्स के थ्रू हम लोग अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, या फिर इन मेथड्स के बारे में भी डीप में पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये 3 मेथड्स पे बात करने वाले हैं। 3 मेथड्स का यूज़ करके पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है। पहला मेथड पे हम लोग बात करेंगे स्टैटिक कैपेसिटर मेथड। सेकंड हम लोग बात करेंगे सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड। और थर्ड हम लोग बात करेंगे फेज एडवांसर मेथड के बारे में। तो चलिएगा वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से मेरी एक वेबसाइट है। इस पर मैं डेली बेसिस पे हिंदी में कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट नहीं करते हैं तो बिल्कुल विजिट किया करिए और आप नए नए कंटेंट्स को पढ़ा करिए, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपकी बढ़ सके। तो चलिएगा, अभी आपके लिए ये भी इंफॉर्मेशन है कि इससे पहले भी मैंने पावर फैक्टर से रिलेटेड कई वीडियो बनाए हुए हैं। इन सभी वीडियो का प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना दिया है, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, ताकि आज की ये वीडियो आपको बेहतरीन रूप से समझ में आए। तो चलिएगा दोस्तों, कुछ नया सीख लेते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए 3 मेथड्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक कैपेसिटर मेथड के बारे में। देखिए, स्टैटिक कैपेसिटर मेथड के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने कुछ आपके लिए वेक्टर डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखिए देखिए होता क्या है हमारे सर्किट में। अभी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये वोल्टेज होता है हमारे सर्किट का, और यहाँ पे जो करंट होता है वो हमारे वोल्टेज से लैग कर रहा होता है। करंट लैग क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे सर्किट में 3 तरीके के लोड होते हैं। पहला हमारा रजिस्टिव लोड होता है, दूसरा हमारा इंडक्टिव लोड होता है, थर्ड हमारा क्या होता है, कैपेसिटिव लोड होता है। कैपेसिटिव लोड जो होता है वो हमारे सर्किट में निगलिजिबल बिल्कुल होता है, रेयर केसेस में होता है। और जो रजिस्टिव लोड होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा क्लोज टू यूनिटी में होता है, इसलिए रजिस्टिव लोड को भी हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या मानते हैं कि हमारे जो सर्किट है उसमें इंडक्टिव लोड है। अब इंडक्टिव लोड है तो क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि करंट जो होगा वो वोल्टेज से लैग कर रहा होगा। अब राइट, करंट जो है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो पावर का लॉसेज है वो हमारा बढ़ जाएगा। करंट का जो आपकी रिक्वायरमेंट है सर्किट में वो बढ़ जाएगी। हम ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लॉसेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है कि ये मैंने आपको सामने वेक्टर डायग्राम बनाया हुआ है कि ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा करंट जो है इससे कुछ एंगल पे लैग कर रहा है। अब ऐसे में अगर हम अपने करंट को लैगिंग कंडीशन से हटाना चाहते हैं, या फिर हम यूनिटी टू वोल्टेज लाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक लीडिंग कंपोनेंट लगाना होगा। लीडिंग कंपोनेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा कंपोनेंट लगाना होगा जिसमें जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रही हो। लीडिंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमारा कैपेसिटर हो गया, ठीक है, कैपेसिटर हो गया, सिंक्रोनस कंडेंसर हो गया। तो ये सब हमारे क्या होते हैं कि लीडिंग कंपोनेंट की तरह के वर्क करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने सर्किट में हम लोग लीडिंग कंपोनेंट लगाते हैं। लीडिंग कंपोनेंट लगाने से होता क्या है यूँ कि इसमें जैसे हम लोग लीडिंग कंपोनेंट लगाएंगे अपने सर्किट में, तो जो हमारी करंट होगी वो वोल्टेज से हमारी लीड करने लगेगी। अब जब एक तरफ देखिए हमारा जो सर्किट है उसमें लैगिंग करंट है, और जो हमने अपनी तरफ से एक्सटर्नल एक कंपोनेंट लगा दिया जो कि करंट को लीड कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी रिजल्टेंट करंट होगी वो हमारी लैगिंग कंडीशन में ना होकर के कुछ एंगल में कम हो जाएगी। जब इसका आप रिजल्टेंट निकालोगे तो ये कुछ हमारे एंगल कम हो जाएगा। तो इस एंगल के कम होने से क्या हो जाता है कि जो हमारे लॉसेज हो रहे होते हैं सिस्टम पे वो हमारे कम हो जाते हैं। तो आई होप कि अभी तक आप बेसिक समझ गए होंगे कि हम अपने पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया कि लीडिंग कंपोनेंट आपको लगाना होगा। लीडिंग कंपोनेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें लीडिंग करंट हमारा हो वोल्टेज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो लीडिंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमारा कैपेसिटर हो गया, सेकंड हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर हो गया, फेज एडवांसर हो गया। तो इन सभी मेथड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो तीनों ही मेथड्स हैं, ये तीनों मेथड्स क्या करते हैं कि जो हमारी लीडिंग करंट होता है उसको प्रोवाइड करा रहे होते हैं हमारे सर्किट में। ये सभी मैंने डायग्राम वगैरह बना करके रखे हैं। बाकी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आपके सामने मैंने ये सब रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट में कैपेसिटर मेथड क्या होता है, लैगिंग टाइप पावर फैक्टर में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लोड के पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ा जाता है। मैंने बताया था ना कि कैपेसिटर जो होता है वो हमारा लीडिंग नेचर का होता है, लीडिंग इसमें करंट होती है वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो कैपेसिटर को क्या किया जाता है, सर्किट के पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस तरह सिस्टम में इलेक्ट्रिकल सर्किट में लैगिंग करंट को खत्म कर देता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ हद तक की लैगिंग करंट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं करता है, कुछ हद तक ही करता है। मैंने आपको वेक्टर डायग्राम में भी बताया हुआ है। कैपेसिटर को इलेक्ट्रिकल सर्किट के पैरेलल में स्टार या फिर डेल्टा फॉर्म में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, स्टार या डेल्टा फॉर्म का मतलब क्या है, देखिएगा ये हमारा 3 फेज सिस्टम है जो कि लोड है हमारा। ये दोनों ही मैंने आपको लोड दिखाए हुए हैं। ऐसे में यहाँ से 3 फेज सप्लाई आ रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कैपेसिटर का ब्रांच एक, या फिर कह सकते हैं कैपेसिटर बैंक मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ है। ये हमारा डेल्टा फॉर्मेट में है, ये हमारा स्टार फॉर्मेट में है। तो स्टार या डेल्टा किसी भी रूप में हम लोग अपने सर्किट में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से सर्किट बना करके और जितना मैंने आपको बताया है उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे आपको समझने के लिए भी आर्टिकल में लिख दिया है। आप मेरी वेबसाइट पर जब विजिट करेंगे तो ऐसे कई सारी मैंने पोस्टर लिखी हुई हैं, सभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिएगा अभी बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर स्टैटिक कैपेसिटर मेथड को यूज़ करने से हमारे क्या क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, हम स्टैटिक कैपेसिटर मेथड को क्यों यूज़ करें कंपेयर टू अदर्स। मैंने आपको बताया कि 3 मेथड्स होते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के, तो कैपेसिटर मेथड को ही क्यों यूज़ किया जाना चाहिए, इसके एडवांटेज देख लेते हैं। पहली बात तो इसका एडवांटेज ये है कि रख रखाव जो होता है इसमें कम आवश्यकता होती है। ठीक है, आपने एक बार कैपेसिटर को सर्किट में लगा दिया, फिट कर दिया, अब इसकी जो मेंटेनेंस है वो आपको कम देना पड़ेगा। इसे आसानी से सर्किट में इंस्टॉल किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि सर्किट मैंने आपको बताया तो बहुत ईजी सर्किट था, पैरेलल में बस कैपेसिटर को जोड़ना है, स्टार या डेल्टा फॉर्मेट है। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है कि यह सिस्टम में सभी प्रकार की परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारा रेन है या फिर ज़्यादा ड्राई हमारा सीज़न चल रहा है या वेट सीज़न चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी कैपेसिटर बिना इफेक्ट हुए काम करते रहते हैं। पर अगर जो दूसरे अदर मेथड्स हैं वो हमारे इफेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ये भी एडवांटेज मिल जाता है इस सिस्टम में। अन्य सिस्टम की तुलना में यह कम खर्चीला होता है, कैपेसिटर ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। साथ ही में लास्ट हमारा एडवांटेज ये है कि आवश्यकता अनुसार कैपेसिटर की मात्रा घटाई व बढ़ाई जा सकती है। जितना ज़्यादा हमारा लैगिंग करंट है उसके कंपैरिजन में हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब कैपेसिटर मेथड का यूज़ करने का क्या डिसएडवांटेज है वो भी समझ लेते हैं साथ ही में। इस प्रकार के सिस्टम की जो सर्विस लाइफ होती है वो हमारी कम होती है, लगभग 8 से 10 साल ही हमारी इसकी सिस्टम लाइफ वो होती है। ठीक है, यदि किसी कारणवश रेटेड वैल्यू से वोल्टेज बढ़ जाता है तो पूरा सिस्टम ख़राब हो सकता है। जाहिर सी बात है कि कैपेसिटर की भी क्या होती है, कुछ अपनी परफॉर्मेंस होती है, कुछ अपनी रेटेड वैल्यूज़ होती हैं। उससे अगर रेटेड वैल्यू से लाइटनिंग के कारण वोल्टेज बढ़ जाता है तो हमारा जो कैपेसिटर ब्रांच था वो हमारा ख़राब हो सकता है। साथ ही में जो थर्ड डिसएडवांटेज है, यदि सिस्टम में कोई भी कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो उसे ढूंढना काफ़ी कठिन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 ही कैपेसिटर लगाए गए हैं। ऐसे जब हम लोग काफ़ी बड़ी रेटिंग में कैपेसिटर का यूज़ करते हैं तो ये हमारा जो कैपेसिटर होते हैं वो काफ़ी सारे नंबर्स में हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई कैपेसिटर हमारा ख़राब हो जाता है तो उसे ढूंढना काफ़ी कठिन होता है। तो ये डिसएडवांटेज है, आप इन्हें भी समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिंक्रोनस कंडेंसर मेथड से पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, सर्किट मैंने आपको दिखा दिया है। ये हमारा 3 फेज लोड है और ये हमारी 3 फेज सप्लाई आ रही है। ऐसे में सिंक्रोनस जो कंडेंसर है वो यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल्ड पोस्ट लिखी हुई है, तो आप मेरी पोस्ट में आकर के पढ़ सकते हैं। ये सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसे सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने डिटेल्ड बताया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। बाकी अभी आपको ये समझना है कि जो हमारा सर्किट में सिंक्रोनस कंडेंसर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो एक तरीके का हमारा सिंक्रोनस मशीन कह लीजिए, सिंक्रोनस मशीन ही होता है। ठीक है, अब जो सिंक्रोनस मोटर होता है या फिर आप कह लें मशीन होता है, वो क्या कर रहा होता है, हमारे सिस्टम में जो हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, रिएक्टिव पावर मैंने आपको पावर ट्रायंगल में बताया हुआ है, जो रिएक्टिव हमारा
पावर होता है उसको कम कर रहा होता है। ठीक है, किस तरीके से कम करता है, यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। देखिए सिंक्रोनस कंडेंसर से पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव होता है, जब ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर रन कराया जाता है। कैसे, देखिए सिंक्रोनस, अगर आप सिंक्रोनस कंडेंसर को समझना चाहते हैं तो उससे पहले सिंक्रोनस मोटर को समझना पड़ेगा, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल में 5th सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलता है। लेकिन अभी आप ये समझिएगा कि ये एक तरीके का सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है। सिंक्रोनस कंडेंसर एक तरीके से सिंक्रोनस मोटर होती है, जिसे हम लोग ओवर एक्साइटेड कंडीशन में हम लोग नो लोड पर रन कराते हैं और इसे सप्लाई के पैरेलल में जोड़ देते हैं। तब यह मोटर सप्लाई से लैगिंग पावर फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर देती है, लगभग न्यूट्रलाइज्ड ही कर देती है। सिंक्रोनस मोटर का इस तरह से उपयोग करने से सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस कैपेसिटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि सिंक्रोनस कंडेंसर के माध्यम से कैसे हम लोग अपने पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव होता है वो मैंने आपको यहाँ पे फेजर डायग्राम के माध्यम से बता ही दिया था कि हमें एक लीडिंग नेचर का कंपोनेंट लगाना होगा सर्किट में, तभी हमारी जो पावर फैक्टर है वो हमारी इम्प्रूव हो सकती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग फेज एडवांसर के माध्यम से पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है, हमारा लैगिंग नेचर का अगर पावर फैक्टर है, लो पावर फैक्टर है, तो ऐसी कंडीशन में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लीडिंग नेचर का हमें कंपोनेंट लगाना होगा। तो जो हमारा फेज एडवांसर होता है वो भी कुछ इसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है। अब मैंने यहाँ पे बताया कि इसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, मतलब कि ये करंट को लीड नहीं करने वाला काम नहीं हो रहा है। जो मैंने अभी तक आपको कहानी बताई तो ये वो चीज़ नहीं हो रही है, यहाँ पे कुछ अलग सिस्टम चल रहा होता है। देखिए जो फेज एडवांसर होता है वो हमारा इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ में लिया जा रहा होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर में ही केवल ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, अदर मशीन्स में ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का काम नहीं करता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मान लीजिए कि हमारा इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर जो होता है वो हमारा एसी पर वर्क करता है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी आप समझ सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर को जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो इंडक्शन मोटर होगा वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड से घूमना स्टार्ट कर देगा, ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड से ही। ठीक है, अब ऐसे में क्या करते हैं कि यहाँ पर जब इसका रोटर होता है, इस रोटर के साथ में हम लोग एक एसी एक्साइटर को लगा देते हैं। अब एसी एक्साइटर को लगाने से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हमारा इंडक्शन मोटर का रोटर घूमेगा तो हमारा एसी एक्साइटर में भी जो रोटर होगा वो उसका भी एसी एक्साइटर का रोटर भी घूमने लगेगा और एसी एक्साइटर से एक हमारा 3 फेज सप्लाई जो होगी वो जनरेट हो जाएगी। अब ये जो 3 फेज सप्लाई होती है, यही 3 फेज सप्लाई हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को दे देते हैं। स्टेटर वाइंडिंग कह लीजिए या फिर आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, अलग अलग टीचर अलग अलग नाम से प्रोड्यूस करते हैं, हालांकि दोनों ही वाइंडिंग एक ही होती है। स्टेटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग को ये 3 फेज सप्लाई हम लोग दे देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जो हमारा इंडक्शन मोटर था, इंडक्शन मोटर में जो वाइंडिंग की गई थी, वाइंडिंग क्या होती है, हमारी इंडक्टेंस ही होती है। ठीक है, इंडक्टर होती है। अब इंडक्टर क्या होता है कि इंडक्टर में क्या हो गया कि यहाँ पे आपने एक एसी एक्साइटर के माध्यम से उसे सप्लाई देना चालू कर दिया। अब दूसरे एसी एक्साइटर से आप सप्लाई दे रहे हैं इसकी स्टेटर वाइंडिंग को, तो क्या होगा कि पावर फैक्टर जो होगा वो हमारा इम्प्रूव होने लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक एक फंडा होता है कि हम लोग फेज एडवांसर के माध्यम से किस तरीके से पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट होता है हमारे सिस्टम में, रिएक्टिव पावर जो होता है वो हमारा कम हो जाता है और रिएक्टिव पावर के कम होने से क्या होता है कि हमारा पावर फैक्टर जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पे मैंने हर चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर आकर के नोट्स को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि जो मैंने बताया कि 3 मेथड्स होते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, वो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर डाउट आपके मन में रहता है या क्वेरी रहती है, फिर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन या किसी नई वीडियो के लिए डिमांड करना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में अगर मेरा अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी मुझसे बात करने के लिए तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर विजिट करिएगा और भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कई सारी आप पोस्ट को इसमें पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।